दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पर जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है, मैं बहुत बहुत दिल से आपका स्वागत कर रहा हूं। आज ये जो आप कार्यक्रम देखने जा रहे हैं वो वैसे 2-3 दिन पहले हम लोग इसको करना चाहते थे। खैर आज ही सही, पर बहुत जरूरी है इस बात को करना। पत्रकारिता को लेकर, चाहे वो देश हो, अब तो विदेश में भी, मतलब अब तो ये पूरा इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, रीजनल हो, हर जगह पे पत्रकारिता पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, पत्रकारों पर बहुत सवाल उठ रहे हैं और भिन्न अलग अलग किस्से हमारे सामने आते हैं कि अच्छा, फिर सवाल होता है कि अच्छा ये पत्रकार था क्या? अच्छा, फिर लगता है कि यार ये पत्रकार था या ये दलाल, ये पत्रकार था या ये कोई चीटर था, ये पत्रकार था या कोई गुनहगार था जो कि पत्रकार की खाल ओढ़े हुए बरसों से पत्रकारिता का दम पढ़ रहा था, पत्रकारिता का ढोंग रच रहा था। एक ऐसी घटना हमारे गुजरात में हुई है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि तकरीबन तकरीबन 18-20 साल से हमारे गुजराती पत्रकारिता में और बड़े अच्छे अच्छे संस्थानों में काम कर रहा था। तहलका में काम किया था उसने, और मुझे ठीक से अगर याद है तो हिंदुस्तान टाइम्स में भी काम किया उसने, गुजरात में अंतबाद ब्यूरो में। और जहां तक मुझे ठीक से अगर याद है और जानकारी है तो द हिंदू, जो कि बहुत ही रेपुटेड, बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है देश का, द हिंदू, वहां भी वो गुजरात के कामकाज को देख रहे थे भाई साहब, बतौर ब्यूरो कहें तो ब्यूरो, या तो सीनियर जर्नलिस्ट कहें तो जस्ट जो कहें उनको। इनका नाम है महेश लांगा। और महेश लांगा पिछले कुछ दिनों से पुलिस की कस्टडी में है। वो इसलिए है क्योंकि महेश लांगा, मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये आप ये है महेश लांगा, ये आप देखिए इनको, ये महेश लांगा है। ये जो ये मेरे साथ जुड़े हैं वो वो पत्रकार है, ये तस्वीर देख रहे हैं वो महेश लांगा है। ठीक है, तो ये पता नहीं कौन क्या समझ ले रहा है, मंशु, इसलिए मैंने कहा मैं बोल दूं पहले। नहीं, नाम लिखा है नीचे तो प्रॉब्लम नहीं है एटलीस्ट। अभी कुछ देखो, समय ऐसा चल रहा है यार, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी मान सकता है कि किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो ये हमारे दर्शक, दो लोग जो बात कर रहे हैं वो महेश लांगा नहीं है, जो तस्वीर में दिख रहा है वो महेश लांगा है। वो महेश लांगा है। तो ये जो हंसता हुआ नूरानी चेहरा देख रहे हैं आपको, है ना, वो महेश लांगा साहब। ये महेश लांगा 18-20 साल से गुजरात में और बड़े बड़े प्रतिष्ठित माने जाते हैं। इनका अपना एक बहुत बड़ा सर्कल है, बड़े बड़े लोग के साथ उनका उठना बैठना, चाय पानी या उससे ऊपर का जो भी पानी के साथ होता है, तो पता नहीं होता होगा नहीं होता होगा, हमको नहीं मालूम, लेकिन वो सब। और मतलब बड़ी बड़े लोगों में पहुंच है इन भाई साहब की। ये आप पुलिस की हिरासत में है, गिरफ्त में है ये। हालांकि कोर्ट में जब ये मामला गया जमानत को लेकर इनकी, मैं पूरा मामला बताऊंगा आपको, तो कोर्ट ने कह दिया कि यार इसको इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है इस केस को। तो नामदार कोर्ट जो है, माई बाप कोर्ट जो है, उनकी बड़ी इज्जत करते हुए हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि वो हम तवज्जो इसलिए दे रहे हैं आज कुछ 10-12 दिन के बाद कि ये जो महेश लांगा है, क्योंकि प्रतिष्ठित माध्यमों में, अखबारों में काम कर रहे थे अब तक, और गुजरात के तथाकथित रूप से बड़े पत्रकारों में इनका बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, और आज वो जीएसटी, बोगस बिलिंग, इनपुट क्रेडिट से लेके अब तो ईडी भी यहाँ पे पहुंच चुकी है इस केस की जांच करने के लिए, और पता नहीं 200 के आसपास कंपनीज जो है उस पर गाज गिरी है इनके पकड़े जाने के बाद। तो इसलिए ये सब बात, इस मुद्दे पे बात करना जरूरी था। ये जो महेश लांगा है, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी पत्रकार को और पत्रकारिता को लेकर, जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट को लेकर। और जो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे भी पूछ रहे थे, हिमांशु को भी पूछ रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है आपके यहाँ पे, ये तो इतना बड़ा पत्रकार माना जाता है। तो हमने कहा कि आज थोड़ा खुलासा कर दिया जाए,
और थोड़ी बात आपको बता दी जाए। तो मैं हिमांशु भाई को हमारे साथ जोड़ूं, इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, थोड़ी जानकारी दे दूं मामला क्या है। ये महेश लांगा जिसकी तस्वीर आपने देखी, ऐसा है, देखिए सुनिए ध्यान से। मामला मेरे सामने, मैंने ये खबर खोल के रख दी है। देखो ऐसा है कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कथित जीएसटी घोटाले में सम्मिलित होने के आरोप पर 4 लोगों की गिरफ्तारियां की। उन 4 लोगों में ये महेश लांगा शामिल। महेश लांगा समेत, ये 10-12 दिन पहले की बात है जो मैं अभी बता रहा हूँ कि वो जब वो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में उनको पेश किया गया तो कोर्ट ने उनका 10 दिन का रिमांड जो है वो मंजूर कर दिया था। अच्छा, पुलिस ने जब ये रिमांड की एप्लीकेशन की तो उसमें ये दर्ज किया था कि महेश लांगा जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, वो DA एंटरप्राइज नाम की एक कंपनी का पर्दे के पीछे रहकर संचालन कर रहे थे। ठीक, और वो कंपनी जिसका नाम DA एंटरप्राइज है, जिसको कि पर्दे के पीछे रहकर महेश लांगा संचालन कर रहे थे, उस कंपनी ने ध्रुवी एंटरप्राइज नाम की एक कंपनी के साथ 44 लाख रुपए की लेन देन की। ये पुलिस कह रही है कि DA एंटरप्राइज जिसका संचालन महेश लांगा पर्दे के पीछे रह के कर रहे थे, पर्दे के आगे जो लोग थे उसमें उनके सगे भाई मनोज लांगा थे और एक वीनू पटेल नाम के कोई और थे जो कि इनके परिवार के सदस्य नहीं थे। ये मनोज लांगा और वीनू पटेल ने ये कंपनी शुरू की थी जिसका नाम है DA एंटरप्राइज। अच्छा, 2021 की साल में जबकि कोविड जो है वो चल रहा था, तो वीनू पटेल को कंपनी से बाहर निकाल बाहर कर दिया गया और महेश लांगा का ही दूसरा भाई जो है नीलेश लांगा और महेश लांगा की धर्मपत्नी कविता लांगा, इनको इसमें जो है वो भागीदार बना दिया गया। किसमें? DA एंटरप्राइज में। वो कंपनी जो ध्रुवी एंटरप्राइज के साथ बिजनेस करती थी। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में साक्षी के तौर पर जो 2021 में जिसको लात मार के निकाल बाहर किया था वीनू पटेल, वो इसमें साक्षी या विटनेस के तौर पर प्रस्तुत है। ठीक है, अब पुलिस ने अपनी जो रिमांड एप्लीकेशन थी उसमें ये डाला था कि DA एंटरप्राइज जो कंपनी है उसने 2 प्रोजेक्ट किए थे। इसमें एक प्रोजेक्ट वो था जिसमें इस कंपनी ने जूनागढ़ में एक जो गांव है भेसाण नाम का, उसमें उसका भी वो तहसील है और फिर एक छोटा सा गांव है पटवाड़, वहां पे रिलायंस कंपनी का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस, ऐसा इसका रिलायंस कंपनी का मालिक कौन है? उनके मुकेश अंबानी। उनका फार्म हाउस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। महेश लांगा कौन है? गुजरात के तथाकथित रूप से बहुत बड़े पत्रकार। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कॉन्ट्रैक्ट मिला उसको फार्म हाउस बनाने का। अब जो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं अजित राजियान साहब, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि भाई ये महेश लांगा और 3 अन्य उद्योगपतियों ने, देखिए ये कितना बड़ा पत्रकार है, ये महेश लांगा और 3 अन्य उद्योगपतियों ने, इंडस्ट्रियलिस्टों ने मिलकर फर्जी कंपनियां, एक नहीं कंपनियां खड़ी की और फर्जी लेन देन जो है वो हिसाब किताब में घोटाला करते हुए फर्जी व्यवहार दिखाए और सरकार से बोगस इनपुट क्रेडिट लेकर सरकार को चूना लगा दिया। ठीक है, और चूना लगाने के लिए ये फर्जी कंपनियां खड़ी की। पुलिस ये कहती है कि GST डिपार्टमेंट में फर्जी बिल जमा करके ये इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने के लिए ये फर्जी कंपनियां खड़ी की गई थी। जब पुलिस ने जांच करना शुरू की तब तो ये 2-3 कंपनी थी, अब तो 200 कंपनियां। ऐसी 200 कंपनियां, मतलब कि 200 फर्जी शेल कंपनियों का नेटवर्क चलाने का जो मास्टरमाइंड, अगर अभी बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे लेकिन अगर संभावना है कि माना जाए तो फिर ये महेश लांगा है, जो कि तथाकथित रूप से पिछले 18-20 साल में गुजरात का वन ऑफ द ब्राइटेस्ट जर्नलिस्ट, कुछ लोग मानते हैं ऐसा, उसने वो एक हवा खड़ी की हुई है, नहीं ऐसी हवा खड़ी की हुई। आप जानते हैं ना, ये पिछला जो 2 दशक है वो हवा का दशक है। आप हवा खड़ी कर दो, हवा बहाओ,
परसेप्शन क्रिएट करो। आप पित्तल भी हो तो सोना देखोगे, यही वो मामला है। तो अब पूरी जांच हो रही है, अब तो ईडी इसमें कूद पड़ी है, वो पूरा मामला है। तो हम सोच रहे हैं आज बात करेंगे, हिमांशु भाई को जोड़ देते हैं। हिमांशु भायाणी, मैं इनको मेरे साथ जोड़ देता हूं और इनका स्वागत कर लेते हैं। आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, हिमांशु भायाणी बहुत ही वरिष्ठ बिजनेस जर्नलिस्ट है, और भी वो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, लेकिन उनकी जो मास्टरी है, उनकी जो एक्सपर्टीज है, वो बिजनेस जर्नलिज्म में है। बहुत कम लोग देश में वो रुतबा रखते हैं जो कि एक्सपर्ट का होता है बिजनेस जर्नलिज्म में। उनमें से एक हमारे मित्र भी हैं, पर उससे बहुत बढ़कर वो बहुत ही बढ़िया बिजनेस जर्नलिस्ट है। तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। हिमांशु भाई, बहुत बहुत स्वागत है। 10 मिनट की मेरी प्रस्तावना हो गई, पर वो खबर समझाना जरूरी था दर्शकों को, जरूरी था। ये था क्या? जानी ऑफिशियल के दर्शकों को, आपको सभी को, देखिए पहली बात, आपने कहा कि जर्नलिस्ट बहुत ही मतलब होनहार जर्नलिस्ट, मैं इसको जर्नलिस्ट नहीं मानता हूँ, पहली बात। नहीं, लोग कहते थे बहुत बड़ा है, मतलब हवा खड़ी की। लोग कहते हैं दिल्ली मुंबई से बहुत सारे जर्नलिस्ट के कॉल भी आते हैं, और ये लोग इनको जानते नहीं थे, ये इनको ट्विटर के जरिए जानते थे। तो ट्विटर पे आजकल क्या है, कोई भी कुछ ट्वीट करके जर्नलिस्ट बना बैठा है। क्वेश्चंस करने का है तो ट्विटर पे कर लीजिए, कहीं पे कर लीजिए। वैसे तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आज तक महेश लांगा को कोई सवाल करते हुए देखा है नहीं है, ना ही किसी ब्यूरोक्रेट को, ना ही किसी कॉर्पोरेट को, या किसी को भी जो सवाल करने चाहिए, पहली बात ये। दूसरा, कि जब इसकी बात हो रही थी, मैं पहले कैविएट दे दूं, क्योंकि ये हाई कोर्ट ने भी कहा कि इस केस को लेके क्यों इतना वो किया जा रहा है, तो वी डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस एनीथिंग, क्योंकि आज ये मुद्दा है। तो मैंने आपसे भी कहा था कि हम ये कैविएट दे दें कि हम इस केस को इन्फ्लुएंस करना नहीं चाहते, ये कोई मीडिया ट्रायल नहीं है। ये सिर्फ इतनी ही बात है कि क्या ये सही में पत्रकार था या नहीं। मेरी इससे कोई खास जान पहचान नहीं थी। मैं आपको ऑनेस्टली इस मुद्दे के ऊपर आऊंगा और कहूंगा, मेरा सबसे पहले पाला पड़ा इसके साथ 2007 में, जब मैं CNBC टीवी 18 छोड़ के डीएनए में गया था। और डीएनए में जब मैं गया था, तो तब चुनाव का माहौल था, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का विधानसभा चुनाव का माहौल था गुजरात में। 2002 के बाद का, नरेंद्र मोदी एज बतौर चीफ मिनिस्टर दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। डीएनए नया अखबार लॉन्च होने वाला था नवंबर में, मैं अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया था। तो हमारे जो एडिटर थे, श्याम पारेख, रेसिडेंट एडिटर, उन्होंने कहा, एग्जीक्यूटिव एडिटर और रेसिडेंट एडिटर, तो उन्होंने कहा कि हिमांशु, मैं चाहता हूं कि तुम एक सीनियर जर्नलिस्ट हो, महेश लांगा एक सीनियर जर्नलिस्ट है, तो मैं चाहता हूं एक पूरा का पूरा हम 180 कंस्टिट्यूएंसीज का, 182 कंस्टिट्यूएंसीज जो गुजरात में है, उसका एक पूरा ब्यौरा तैयार करें। और 82 कंस्टिट्यूएंसीज आप सौराष्ट्र कच्छ की 92 कंस्टिट्यूएंसीज पे कर दो, बाकी की 90 कंस्टिट्यूएंसी सेंट्रल गुजरात, नॉर्थ गुजरात और साउथ गुजरात, वहां पे महेश की अच्छी पकड़ है, वो कर लेगा। ऐसे ठीक है। तो मैं एक दिन सुबह, मतलब जो काम दिया गया था उसके दूसरे दिन सुबह जाके 10 बजे अपना ब्रेकफास्ट वहीं पे कैंटीन में खत्म करके मैं अपना काम लेके बैठ गया, और 7:30 बजे तक शाम को उस दिन पे मैंने 92 कंस्टिट्यूएंसीज का ईसी की वेबसाइट के ऊपर से जो भी डिटेल्स था उसका एक एक्सेल शीट पे तैयार करके मैंने दे दिया अपने एडिटर को, और कहा कि ये हो गया है। उनको मेल पे भी दे दिया, प्रिंट आउट निकाल के भी दे दिया, बोला हो गया। तो उन्होंने कहा कि वो दूसरे बंदे को दिया था उसका क्या हुआ। आई सेड वो आपको पूछना पड़ेगा। एंड दैट टाइम आई हैड वार्नड हिम। आई सेड आई हैव माय ओन डाउट्स वेदर ही इज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि वो मेरे बगल में बैठता था, और जिस तरीके से उसकी जो बिलिंग डीलिंग चल रही थी फोन के ऊपर कॉन्स्टेंटली, कभी कोई ऐसे फोन आते थे तो वो बाहर चला जाता था, लेकिन जो काम दिया गया था वो काम वो नहीं। तो जर्नलिज्म में जो काम आपको दिया गया, आपको पता है स्टेट के इलेक्शन है, आपको पता है कि ये कितना क्रूशियल असाइनमेंट है, वो आप नहीं कर रहे। और एक दूसरा तरीके का पूरा मतलब किसी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में पड़े थे, वो किसी का फोन आता था तो कर लेते थे ऐसा आप हाथ रख के, या उस तरीके से। या तो आई मीन आई नेवर ओवरहर्ड हिम, बट मुझे लगा था कि मुझे वाइब्स मिली कि ये बंदा जर्नलिस्ट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको जो पैशन के साथ जो, मतलब तब हमारा अखबार निकला नहीं था, तो हमको रिपोर्टिंग करने कहीं नहीं जाना था, हमको बेसिकली तैयारियां करनी थी। जो अखबार निकलने वाला था 1 नवंबर को, उसकी स्टोरीज को लेके वगैरह, लेकिन उसमें वो सीरियसनेस मुझे नहीं दिखी। और धीरे धीरे जैसे दिन बीतते गए, तो 15 दिन मेरा वहां पे कैंपिंग था अहमदाबाद में। बाद में मुझे बतौर अपॉइंट किया गया था एज ब्यूरो चीफ फॉर सौराष्ट्र कच्छ रीजन, तो मुझे राजकोट आके काम करना था। लेकिन वो 15 दिन में मैंने देखा कि ये ज्यादातर इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग और बिलिंग डीलिंग ही करता है। उन दिनों करण थापर का एक इंटरव्यू अगर आपको पता हो, जिसमें से नरेंद्र बिल्कुल मोदी बिल्कुल बिल्कुल हो गए थे बिल्कुल 2007 में। तो ये बंदा पूरा दिन, इसने उसी मुद्दे को लेके, इसको किसने इंफॉर्मेशन दी क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन वो पूरी दुनिया को बता रहा था
कि करण जी थापर के इंटरव्यू में मोदी खड़ा हो गए, ये वो ऐसा करके। लेकिन वो जो मतलब मान लीजिए अगर डमी प्रिंट निकालनी हमको और उसके ऊपर न्यूज करनी है कि मान लीजिए कि जी। करण थापर के इंटरव्यू में से मोदी खड़े हो गए, तो वो करनी चाहिए थी, वो नहीं कर रहा था। तो हम्म। जो चीजें सामने आई है इन्वेस्टिगेशंस वगैरह में, किसके पास कुछ वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स थी, और वो दैट नेवर मेड इट टू द न्यूज। तो दिस मैन वाज नेवर अ जर्नलिस्ट इन फर्स्ट प्लेस, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा। हालांकि उसके बाद मेरा कोई उसके साथ इतना ताल्लुक था भी नहीं, 15 दिन वैसे भी वो एक एरोगेंस। भाई और क्या देखा है मैंने अहमदाबाद में, हाँ। कि हम लोग तो बैठते थे वो सूर्या की टपरी पे चाय वाय पीते, तो हमारा जैसे आपने कहा चाय पानी बिल्कुल के ऊपर बिल्कुल। कुछ होता है, तो हमारे चाय हम्म। पानी के ऊपर वहां पे ज्यादा से ज्यादा दाल वड़ा मंगवाते थे या पापड़ी गाठिया मंगवा के खाते थे, या बातें तो होती थी क्या चोराफली गोली निकल गई चोराफली क्या खा गोली लेते थे निकल भाई, गई। 30 रुपए की चोराफली आ हाँ गई, हो गया मतलब बहुत। मतलब मतलब बातें यही होती रहती थी कि क्या स्टोरीज चल हाँ रही है, क्या है न्यूज में, क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, कैसे उसको डेवलप करें एज अ स्टोरी। लेकिन इस बंदे के साथ कभी भी मेरा उस लेवल का एक्सचेंज हुआ नहीं। दूसरा इसका क्या था कि ही वाज समबडी जो पूरा मतलब सबके सामने दिखाता था कि उसकी फोन बुक बहुत बड़ी है और ये जानता है वो जानता है, इसका फोन आया उसका फोन आया। होते हैं ना बहुत हाँ सारे हाँ। पत्रकार, आपको पता है, जोर से नाम लेके बिल्कुल। बोलते हैं हाँ बोल ऐसा करके, ये मतलब उस तरीके का। तो मैंने उसमें वो पैशन जो होना चाहिए ना जर्नलिज्म का, स्टोरीज निकाल के लिए मतलब, जी जी वो मैंने बिल्कुल देखा बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल। इसकी कनेक्टिविटी क्यों थी ये मैं समझ गया था। इसकी कनेक्टिविटी इसलिए थी कि इसकी कॉन्टेक्ट बुक बहुत बड़ी थी और ये हर जगह पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता था। मगर अगर कांग्रेस के बिल्कुल। खेमे में जाएगा तो बीजेपी की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा, बीजेपी के खेमे में जाएगा तो कांग्रेस की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा, ब्यूरोक्रेट्स के पास जाएगा तो दूसरे ब्यूरोक्रेट्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा। बाद में मुझे पता भी चल गया था कि ये इसकी मॉडर्स थी। जी जी। और जैसे मैंने कहा कि अहमदाबाद में मैंने एक चीज देखी है कि जैसे हम मिलते थे या बात करते थे, वैसे मैंने देखा था कि बड़े बड़े जो नाम थे ना अहमदाबाद में उस दिनों जर्नलिज्म में, आज भी है, वो आज की तारीख में जर्नलिज्म को लेके कोई चर्चा नहीं करता। बिल्कुल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ फैक्ट। जी। नारायण मूर्ति अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जब मान लो कि मतलब अन्ना हजारे का लोकपाल आंदोलन, लोकपाल बिल को लेकर आंदोलन चल रहा है, नारायण मूर्ति हम्म। करप्शन के ऊपर लेक्चर देने आते हैं। मैंने आज तक ये जितने भी बड़े नाम मैं देख रहा हूँ ना आज सब जगह पे चर्चा हाँ। में होते हैं टीवी में, उनको एक बंदे को मैंने नारायण मूर्ति को सुनने आने के लिए देखा नहीं था। नारायण मूर्ति बिल्कुल। जिन्होंने करप्शन के ऊपर वो बात करने वाले थे उन दिनों में। फिर जे ईरानी टाटा ग्रुप के, आज हर कोई रतन टाटा के ऊपर अपनी मतलब बातें कर रहा है, लेकिन जे ईरानी वाज द राइट हैंड मैन ऑफ जेआरडी टाटा, जिन्होंने टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और जिन्होंने रतन टाटा को भी मतलब एक ट्रेनी के तौर पे आगे लाए थे, जी। वो इंसान आए थे अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में। तो वहां पे भी मैंने ऐसे किसी को नहीं देखा था। उन्हीं दिनों आरबीआई के एक्स गवर्नर ऐसे आए थे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, आते थे, अगर आपको पता हो तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करते थे वो जब कांग्रेस में आते थे। तो मुझे याद है मीटिंग क्योंकि मैं लगाया और आप मीटिंग तो हुआ लगाया। करते थे उसमें, और हाँ विजय तो माल्या भी क्यों बोल रहे हैं, विजय विजय हाँ, माल्या भी तो याद विजय करिए भाई। माल्या, विजय माल्या को भी, विजय माल्या ने तो हमारे साथ मतलब बदसलूकी से उसके बाउंसर्स ने हमको निकाल दिया था वहां से। निकाल दिया तो था। वो हम ट्रैक करते थे और बातें करते थे, हम सवाल करते थे बिल्कुल। लेकिन इसमें मैंने बिल्कुल। कभी ये चीज नहीं देखी। दूसरा कि अहमदाबाद का जो एक जर्नलिज्म का कल्चर मैंने देखा, हर कोई एक अपने बबल में रहता था, तो न्यूज क्या है उसको लेके को उनको पड़ी नहीं होती थी। तो इसमें कुछ हमारे जैसे लोग जो मिलते थे, बैठ से बातचीत करते थे, इसके साथ हमारी कभी मतलब हमने देख लिया था कि ये बंदा पत्रकार नहीं, तो इसके साथ इससे जितनी दूरी बनाए रखे अच्छा है। और इसका एक एरोगेंस लेवल भी था, तो हम इससे दूर ही रहते थे कि भैया ठीक है आप अपना करो हम अपना करेंगे ऐसा। तो 15 दिन में भी बहुत मतलब एक्सचेंज नहीं हुआ था इसका। और इसका कहीं ना कहीं मुझे दिखा था कि एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी था। अगर कोई जो अहमदाबाद में एक बेसिक होता है, अगर कोई टैलेंटेड बंदा है तो सामने वाला एक पूरा खेमा खड़ा हो जाता है। और फिर वह जो जब कुछ ना कर पाए तो वो लोग आके बोलते हैं कि इन भाई साहब को लिखना नहीं आता। अब लिखने का कोई 1+1=2 वाला पैटर्न नहीं है। लिखना जो होता है वो कभी आप वॉक थ्रू करवाते हैं वर्ड्स के जरिए अपनी स्टोरीज में, कभी आप 5W1H को पकड़ के व्यूज को उस तरीके से ट्रेस करते हैं। तो वो लिखने की कोई मतलब ऐसी फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि ये काजू कतली बनानी और इसमें इतना ग्राम काजू डालना और इतना ग्राम शुगर डालना है। लिखना एक क्रिएटिव जॉब है, तो वो अलग अलग होता है हर एक चीज का। लेकिन मैंने ये चीज देखी है सब जगह पे कि जब वो कहीं पे आपको ना पकड़ सके तो बोलते हैं इनको लिखना नहीं आता, इनकी भाषा बराबर नहीं। ये एक बहुत ही बेसिक जिसको बोले कमेंट मैंने देखी है, खास करके अहमदाबाद में गुजरात के जर्नलिज्म, क्योंकि मैंने बॉम्बे दिल्ली सब जगह पे काम किया, कभी मेरी लिखावट को लेके वहां से कोई प्रश्न नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि जो बन बैठे हैं, कहीं पे जाके बैठे हैं, वो सीधी कमेंट ये करते हैं
कि आपको लिखना नहीं, आपके आप अपनी भाषा को लेकर समझ नहीं, और उसमें मुझे ये हिमांशु बड़ा हिमांशु उसमें एक चीज ये है ना कि देखो वो लोग, मैं भी हालांकि मैंने तो वर्नाक्युलर अखबारों में तो मैंने गुजराती में ही काम किया है, आपने तो अंग्रेजी में काम किया है, हिंदी में भी काम किया है, गुजराती में भी काम किया आपने। मेरा ये रहा हमेशा गुजराती में कि लिखाई वैसे मेरी ठीक रही, लेकिन फिर भी मैंने वो देखा है कि जो लोग बड़े मीडियोकर, बहुत ही सामान्य किस्म की औकात रखने वाले, पर किस्मत या तो चापलूसी के चलते जो आपके सीनियर बन बैठते चापलूसी हैं, चापलूसी उनकी उनको कॉन्टेक्ट बुक बड़ी होती है, उनकी कॉन्टेक्ट बुक बड़ी उनको होती है और चापलूस होते हैं, इनकी कोई टैलेंट होती नहीं, क्योंकि ये कंफर्म बात। क्योंकि क्योंकि जीवन में कभी एक स्टोरी ऐसी नहीं की होती है जिसको जिसको जिससे खुद को भी एक बार सुकून मिला हो कि यार एक खबर तो की मैंने ऐसी, एक बराबर खबर है। नहीं की होती है जीवन में। लेकिन वो बने बैठे हों आपके सीनियर, और वो फिर कहते हैं कि यार तुमने यहाँ, तुम्हारी शैली में कुछ दम नहीं है, दम तुम नहीं है। ये करो। अबे एक तो बार निकल इनका के यही फील्ड में था, काम। तो इनका इनका मैंने जो देखा वो यही था। और अगर आपको पता हो मयूर, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनका जो गांधीनगर का जो सेक्शन आता है ना हर मंडे को, ब्यूरोक्रेसी का जो विस्पर्स जैसा कुछ, उसमें इन्होंने लिखा था, पावर कॉरिडोर्स का जो एक उनका सेक्शन आता है, उसमें महेश अरे लांगा के वो बारे जो में दो पहले बार टाइम्स राजीव ऑफ इंडिया राजीव ने, राजीव लिखते थे अपने पुराने, अपने सब मेरे और आपके दोनों राजीव के शाह, सीनियर राजीव, और बाद में राजीव कपिल शाह लिख रहे साहब, हैं अभी, फिर और कपिल अभी लिखता कपिल था। दवे हाँ, लिख रहे हैं। अभी कपिल दवे उसमें लिख रहा है। दो बार महेश लांगा के बारे में लिखा गया। एक बार लिखा गया था कि इन्होंने मैंगो डिप्लोमेसी के कैलाश नाकल जब चीफ सेक्रेटरी थे, तो उनकी तरफ से सभी मिनिस्टर्स और दूसरे ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको मैंगो की, मतलब जो मैंगो के बॉक्सेस होते हैं वो पेटियां केरी की बॉक्सिस पहुंचाई। होते हैं। ये पत्रकार करता है क्या? जो पत्रकार होता है वो ये करता है क्या? अच्छा, दूसरी एक बात और, एक खबर ऐसी लिखी थी टाइम्स ऑफ इंडिया ने, मतलब ये टाइम्स ऑफ इंडिया के उस मंडे वाले कॉलम में था। तो ये एक बात आप समझ लीजिए, ये कोई कहा सुनी बात नहीं होती है, जब किसी ने देखा नहीं नहीं। होता है वहां पे कॉरिडोर में और वो लिखा जाता है। एक चीज और लिखी थी टाइम्स ऑफ इंडिया ने कि ये के चेंबर में बैठ के फोन घुमाता था मिनिस्टर्स को, स्पीकर फोन पे रखता था और फिर के को सुनाता था। और इसका अगर आपको के का लगाव देखना है तो इसका ट्विटर हैंडल देख लीजिए। जब के रिटायर हुए तो इसने लिखा है कि जी। इतना साल सर्विस करना। पत्रकार कोई किसी ब्यूरोक्रेट के या मिनिस्टर के गुणगान गाता है? आप गांधी जी की विचारधारा से सहमत हो, मैं मान सकता हूं, किसी नेता की विचारधारा से सहमत हो, मैं मान सकता हूं, लेकिन अगर कोई बोले कि ये नेता या ये ब्यूरोक्रेट मेरा आइडियल है, तो मुझे लगता है वो पत्रकार नहीं। वो नहीं है। और इसमें यही चीज थी कि ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज था, यहाँ पे जाएगा, बैठेगा, इंफॉर्मेशन देगा। यही फुटप्रिंट में एक और बंदा जो लालपुर पोरबंदर से आया था, बिजनेस की जर्नलिज्म की दुनिया में आया था, वो भी यही करने गया, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये मैसेज है, महेश लांगा का केस जो है ना, ये मैसेज है ऐसे दलालों को जो पत्रकारिता की खाल पहन के ऐसी दलाली करते हैं कि आप संभल जाइए, आप पत्रकारिता कीजिए, आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ये आपका काम नहीं है। आपके पास अगर कुछ इंफॉर्मेशन है तो आप पूछिए बतौर पत्रकार और लिख डालिए, पब्लिक को जानकारी दीजिए। लेकिन इन लोगों ने वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का माध्यम अलग जगहों पे करके इस दिशा में वो लोग गए। ऐसे बहुत सारे हैं जिनको एक लाइन लिखती नहीं आती हो, एडिटर बने बैठे, इनका काम यही है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज यहां से करना। और अगर आपको याद हो तो इनके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा था, और ये बहुत कंट्रोवर्शियल दूसरे मुद्दों में थी। मतलब आपको जैसे पता है तहलका में मेरे ख्याल से टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जैसे मैंने कहा इसमें मुझे बहुत यस। इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये होने के बाद मैंने इसका थोड़ा स्टडी करने का कोशिश किया कि हुआ क्या है। तहलका के मामले में आई थिंक एक एक्सटॉर्शन की फरियाद की इसमें सामने दायर हुई थी, टू द तहलका में बेस्ट ऑफ माई ये नॉलेज। जब तहलका में ये जब था, मुझे पता है, मुझे बिल्कुल याद है, ये जब तहलका.com में या तो मैगजीन भी निकलता था, उसमें जब ये था 2002-4 के आसपास की बात है, जहां तक ठीक से मुझे याद है, इस पर एक्सटॉर्शन का, हफ्ता वसूली का, मतलब कि ब्लैकमेलिंग का एक तरह से जो है वो आरोप लगा था, और कहीं उसी के चलते शायद उसको तहलका छोड़ना भी पड़ा था, जहां तक अगर मुझे ठीक से याद है तो। अच्छा, मजे की बात देखो तो हिमांशु, हाँ, मजे की बात है उसके बाद, वैसे तो आम तौर पे क्या होता है कि अगर आप पत्रकार पर इस तरह से
पब्लिकली अगर लांछन लग जाए, आपकी नौकरी अगर वहां शायद उसी के चलते चली जाए, तो भैया आपका तो कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई नौकरी देगा नहीं। इनको बड़े एलीट एलीट गुजरात के बड़े एलीट पत्रकारों ने अपनी गोद में बिठा दिया था। क्यों? और इतना बिठा दिया गोद में कि एक बड़ी पत्रकार जो थी, एक बड़ी पत्रकार ने तो उसको अपना मानस संतान के तौर पर जो है पहचान दे दी, ये मेरा मानस संतान है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो एलीट जो एक है, आई मीन सो कॉल्ड जो एलीट पत्रकार, उनको मैं पत्रकार भी नहीं कहता, वो एलीट ब्रोकर्स है। ये जो एलीट ब्रोकर्स इन द स्किन ऑफ पत्रकार जो बैठे हैं, इनके आका कॉर्पोरेट के वो दलाल है, और इन्होंने इसको बिठाने के लिए कहा था। क्योंकि अगर इसके पास जर्नलिज्म का जरिया नहीं रहता तो इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये इंफॉर्मेशन उनकी करेंसी। और सबसे बड़ी चीज, आप अगर बोलते हो कि पत्रकार की जब ऐसी चीज मतलब ऐसे पकड़ा जाए तो उसकी हालत खराब होती है, मैं क्यों डिसएग्री करूंगा। इस मुद्दे को लेकर 2014 में भी एक डिबेट में मैंने ये कहा था, एक कॉलेज के लेक्चर में, सुधीर चौधरी कंडीशन की बात कर रहा हूं। चौधरी नहीं, सुधीर चौधरी 100 करोड़ लेते हुए कैमरे पे पकड़ा गया। दुनिया की कौन सी पत्रकारिता की संस्था उसको बतौर पत्रकार नौकरी देगी, और क्यों देगी? लेकिन डी नॉट ओनली डी, आज उसको सिक्योरिटी कवर भी दिया जा रहा है। तो ये आप ये भूल जाइए डेफिनेशन। पत्रकारित्व में आजकल क्या हो गया है कि जितने बदनाम होते हैं उनके हाथ पकड़ने वाले बहुत लोग होते हैं। लेकिन यहाँ इससे उल्टा, अभी जो मामला इससे सुनना भाई, इससे उल्टा तो मेरा और तेरा हाल है। हम जीवन भर जो है वो पत्रकारिता करते रहे, और लगातार कोशिश ये की जा रही थी कि यार ये इसको मेन स्ट्रीम से निकालो कैसे भी करके, तो इसको ऊपर वाला रहेंगे तो ये बहुत परेशान करेंगे। ऊपर वाला होता है, करने दो जिसको जो करना है। मैं अरे यार मैं मतलब कह रहा हूँ, जब ये बात याद आई तो मैंने कहा ये भी कह दूं। हमको इसलिए ये बातें नहीं करनी है कि आप, ये हुआ क्या है यहाँ पे खास करके गुजरात में, इन्फ्लुएंसर्स और पत्रकार, मतलब इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया के जरिए की बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स अलग डेफिनेशन है। ये जो लोग होते हैं ना, ये जिनकी कॉन्टेक्ट बुक बड़ी होती है, जिनको लिखनी एक लाइन नहीं आती है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते, कहीं पे बैठे हैं सोसाइटी में तो बोलते हैं देखिए अभी मैं डीजीपी को फोन लगाता, देखिए अभी मैं मिनिस्टर को फोन लगाता, तो इनको लगता है ओ इनका तो मतलब बहुत बड़ा रसूख है। अरे भाई साहब, आपका फोन वो इसलिए उठा रहा है क्योंकि आप जर्नलिस्ट हो किसी ब्रांड के साथ, और उसको लगता है कि किसी खबर के लिए आपने फोन किया, कंफर्म करने के लिए। वो आपका फोन इसलिए नहीं उठाता है कि आप कोई बड़ी टॉप हो, इट इज अ मेरिट ऑफ द प्रोफेशन, इसकी वजह से वो आपका फोन उठाता है। एक बार जर्नलिज्म छोड़ के फोन करने की कोशिश कीजिए, वो आपका फोन नहीं उठाएगा। बात सही। जैसे ही उसको पता चलेगा कि वो पत्रकार नहीं है, वो आपका फोन नहीं उठाएगा। लेकिन ये यहाँ पे ऐसे जो लोग होते हैं ना, जिनको एक लाइन लिखनी आती नहीं है, एडिटर्स बन जाते हैं। लाइन लिखनी तो छोड़ो हिमांशु, लाइन छोड़ो, जिंदगी में एक खबर नहीं की है, कोई खबर कहते हैं, प्रॉब्लम ये है, हाँ तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसर्स, नॉट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बट सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो ऐसे होते हैं, पत्रकारिता का चोला पहन के फिर किसी सोसाइटी के फंक्शन में किसी नेता को बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, उसके साथ फोटो खिंचवाएंगे, तो सामने वाले को लगता है कि इनका बहुत रसूख है, लेकिन वो पत्रकार नहीं होता। सोशल मीडिया के जमाने में तो आज सेल्फी में ऐसा हो गया कि आप देख लीजिए बहुत सारे पत्रकार सेल्फीज खिंचवाएंगे। तो ये पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता क्या है आप देखना है, आपको समझना है, जाइए और डॉक्यूमेंट्रीज देखिए जो हुआ है गाजा में, पत्रकार कैसे मर गए पत्रकारिता करते करते। ये पत्रकारिता होती है। अफगान वॉर का जो वॉर रिपोर्टिंग करते हैं अफगानिस्तान में, उनको जाके पूछिए, वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स को पूछिए, वो जर्नलिज्म होता है। उन पत्रकारों को पूछिए, 4 पत्रकार पूरे यूएसए में थे जो कहते थे कि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बुश की थियरी गलत है। 4 के 4 आज जिंदा है, 3 उसमें से रॉयटर्स में काम करते। पूरा अमेरिका जिसके साथ था, मतलब पूरा का वहां मीडिया जो था वो उसका बुश का एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेनोग्राफर बन के बैठा था। तब वहां पे 4 पत्रकार थे जो बोलते थे, खुल के बोलते थे, नाइट रीडर्स करके कंपनी है वहां से, कि ये गलत थियरी है और ये गलत दिशा में ले जाएगा। वो पत्रकारिता होती। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे वक्ता होता है उसको पत्रकार मानते, कटार लेखक होता है उसको पत्रकार मानते,
ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसर्स है उसको पत्रकार मानते हैं। और इन सब की मतलब पत्रकारिता की मेरिट है या नहीं, वो कोई कॉर्पोरेट बिल्कुल। दलाल डिसाइड करता है या कोई पीआर वाला डिसाइड करता है कि ये पत्रकार है। क्योंकि आप और हम सवाल करते हैं, आप और हम उनकी लाइन जो होती है उसके ऊपर टो नहीं होते, आप और हम अपनी पत्रकारिता करते हैं, तो हम पत्रकार नहीं है, वो लोग पत्रकार। और इसके चलते ये जो कुछ भी हुआ है, इसमें से उन लोगों को बोधपाठ लेना है जो पत्रकारिता करना चाहते हैं। यहाँ पे थोड़े दिनों पहले एक कुछ बातें हुई, तो एक पत्रकार यहाँ पे जो ये अंबुजा वाला मामला था वहां पे रिपोर्ट करने गया था, तो वो ऐसी बातें कर रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हुए, तो वो सबको मतलब ऐसा इन्फ्लुएंस करना चाहता था। और उसने क्या शब्द बोले मैं आपको बताऊं। उसने बोला कि गौतम हमारी ऑफिस पे आके चाय पी के गया। तो मैंने इमीडिएटली बोला, मैं बोला गौतम भाई हिंडनबर्ग की ऑफिस पे नहीं गए, तेरी ऑफिस पे क्यों आएंगे। एक जमाने में कैमरामैन खंभों के ऊपर चढ़ के वीडियोग्राफी करता था, आज वो पत्रकार बन गया और वो बोलता है कि वो आके हमारी ऑफिस में चाय पी के चला गया। ये पत्रकार हो गए आज। जिस आदमी के पास अपने खुद के कंपनीज के मैं सीईओ को मिलने की मैं समझ टाइम गया, नहीं है, मैं समझ गया तुम जिस किसकी बात आदमी कर रहे के हो भाई। पास जिस आदमी के पास अपने सीईओ को मिलने का वक्त नहीं है, वो जाके किसी गुजराती चैनल के अखबार की ऑफिस, मतलब गुजराती चैनल के टेलीविजन चैनल के ऑफिस पे जाके, जो कि नया नया आया है, जो कि वो उसका ऑफिस भी मतलब बहुत सारे लीगल इश्यूज में फंसा है, वहां पे जाके वो चाय पी के समाधान की बात करे। ये आजकल के पत्रकार, इनको पत्रकारिता क्या है ये पता नहीं, क्या बोलना है पब्लिक में ये पता नहीं, ये पत्रकार है आजकल। तो बहुत सही समस्या बात। ये है कि ऐसे लोग, और क्या होता है जब ऐसे स्टेटमेंट्स लोग मारते हैं ना, तो किसी को सामने वाले को लगता है कि ओह ये तो बहुत बड़ा पत्रकार। लेकिन कोर इश्यूज के ऊपर बात करने वाले पत्रकार बहुत ही गिने चुने, और डिजिटल मीडिया उसमें खास करके अच्छा काम कर रहा है गुजरात में, नो डाउट अबाउट दैट। बाकी की ये जो पूरी जो व्यवस्था आई है, जहां पे हमारे पास जो बातें आती है कि कुछ 3 चैनल के तो एडिटर्स ऐसे हैं जिनको रोज मतलब सुपारी दी जाती है कहीं ना कहीं हाँ, से कि आप ये काम कर लीजिए, और ये करते हैं। तो ये पत्रकारिता नहीं, उनको भी समझना है, सीखना है इन सब चीजों से कि उनके भी चीजें रिकॉर्ड कहीं ना कहीं होती होगी, वक्त आएगा तो उनके ऊपर भी गाज गिरेगी, उसमें ये दो राय बहुत नहीं सही है। है। ये बहुत सही कह रहे हैं हिमांशु कि वो जो इस दलदल में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, वो जो कि कोई बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं बतौर जर्नलिस्ट। अब जर्नलिस्ट, अब चोला है जर्नलिस्ट का, तो जर्नलिस्ट तो कहना पड़ेगा। वो समझ लें, ये जो महेश लांगा का केस है वो आपके सामने है। ये भाई साहब भी के कैलाशनाथन की ऑफिस में बैठा करते थे, और पता नहीं कितने मंत्रियों के केबिन में बैठा करते होंगे, और पता नहीं कितने आईएएस कितने आईपीएस अफसरों के केबिन में बैठ के चाय पानी और गटर मस्ती किया, मटर गश्ती किया करते होंगे। लेकिन जब पर्दे के पीछे का नाम उनका खुला, और वो नाम उन्हीं की पत्नी ने दिया कि मैं तो कुछ नहीं जानती, ये सब तो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। तो जब बीवी भी साथ, जब परछाई अपनी, अब बीवी तो परछाई होती है, अगर वो साथ छोड़ दे तो ना ये आईएएस काम आते हैं, ना ये आईपीएस काम आते हैं, ना मंत्री ना मंत्री, कोई काम नहीं आता भाई साहब। तो सही दिशा में सही लाइन पे आ जाओ। पत्रकारिता जो है वो जो है वो बड़ी बड़ी एक बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं ना कि एक सिद्धांत निष्ठ चीज है। वो अगर कर पाओ तो करो, वरना फिर प्रोफेशन बदल दो, वरना कभी ना कभी हाल जो है वो यही होने वाला है। यही और होने फिर वाला। दूसरी दूसरा बात, एक आपको आपको इस केस के बारे में अगर समझना है सही तरीके से, तो 16 अक्टूबर की टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, वो आप पढ़िए। जो अभी आपने कहा ना कि ये जो चाय पानी पी के बटर गश्ती करते हैं, उसकी हेडलाइन है बाबू डोम पैनिक्स एमिड पॉसिबल ईडी प्रोब इन जीएसटी फ्रॉड। और उसमें क्या लिखा गया है, उसमें क्या लिखा गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें लिखा गया है, मतलब सोर्सेस को कोट करते हुए, वी हैव, मतलब कोटेड है, वी हैव शेयर डिटेल्स ऑफ द केस विद द ईडी एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट as the accused individuals have floated dummy funds possibly to launder money, said a senior police official. The ED has started preliminary inquiry into the case. The central agency is likely to register an enforcement case information report. और उसके बाद जो कोर्ट दी गई है वो भी मैं पढ़ता हूं ताकि आपके दर्शकों को पता चले कि मामला क्या है। बिल्कुल। इंग्लिश में जो था उसका तात्पर्य ये है कि हमने मतलब पूरी जो किसी पुलिस ऑफिसर को कोर्ट करते हैं उनका नाम नहीं लिख सकते, बिल्कुल, मतलब आपको और हमको प्रोफेशनल जो है उसका पता है कि हमने ये डिटेल्स जो है वो ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर की है, और ईडी इसमें प्राइमरी केस मतलब एक करके एक एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करेगा कि किस तरीके से डमी कंपनीज वगैरह अपलोड किया गया था। दूसरी जो बात कोर्ट में वो मैं वापस पढ़ता हूं आपके दर्शकों के लिए। मोस्ट ऑफ दीज बाबूज
तो उसमें क्या हुआ है, टॉप सोर्सेज से मैसेजेस एक्सचेंज बिटवीन लांगा एंड ब्यूरोक्रेट्स एंड सीनियर पुलिस ऑफिसर्स have left the government top brass surprised that several babus have allegedly passed the sensitive information for opposition party and corporates using a journalist network. यस, इसका इंफॉर्मेशन हिंदी कर पास हुई है। दीजिए, इसका हिंदी कर दीजिए दर्शकों के लिए। जो टॉप सोर्सेज को कोट किया गया इस रिपोर्ट में, उन्होंने कहा है कि मैसेजेस एक्सचेंज हुए, मतलब टेक्स्ट या व्हाट्सएप या जो भी है, लांगा और ब्यूरोक्रेट्स के बीच, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के बीच, एंड जो मतलब गवर्नमेंट के टॉप ब्रास और जो बाबूज है उन लोग डरे हुए हैं क्योंकि कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो इस जर्नलिस्ट के नेटवर्क के जरिए अपोजिशन पार्टी और कॉर्पोरेट्स को दी गई है। सरकार कर क्या रही थी? सरकार क्या कर रही थी? चमरबंदी तो ये है, आपकी नाक के नीचे से आपके ही ऑफिसर्स के ऑफिस में बैठ के उसी की चाय पी के इंफॉर्मेशन लेके चला गया, कॉर्पोरेट्स को दे रहा है। ये होता है पत्रकार। और उसमें बाद में कोट किया गया अगेन एक ऑफिसर को, मोस्ट ऑफ दिस बाबूज एंड कॉप्स होल्ड इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द स्टेट गवर्नमेंट. We will scrutinize whether benefits were exchanged for trading this information since no articles related to documents were published. मतलब जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई उसको लेके कोई आर्टिकल्स पब्लिश नहीं हुए थे, तो ये किस बेनिफिट के लिए इसका एक्सचेंज किया गया? बॉस, इससे ज्यादा आपको क्या मतलब? आप चुल्लू पर पानी में डूब मरिए अगर आप बोलते हैं कि हम एक गवर्नेंस का अच्छा मॉडल चला रहे। एक पत्रकार का स्वांग पहना हुआ एक दलाल आपकी ऑफिस से इंफॉर्मेशन निकलवाता है, कॉर्पोरेट्स को देता है। ठीक है, ऑपोजिशन लेगा उससे जो भी कर रहा है, उसकी जो भी है, मतलब उसने न्यूज के लिए इंफॉर्मेशन को यूज नहीं किया, उसने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग किया है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बता रही है। 16 बेचा है जिसकी हेडलाइन है बाबू डोम पैनिक समिट पॉसिबल प्रोबिंग जीएसटी फ्रॉड केस। अब इससे ज्यादा आपको क्या एविडेंस चाहिए दादा? अब प्रूव कीजिए, ठीक है, जो भी निकलेगा वो तो कोर्ट का मामला है, लेकिन जो बात आपने और हमने शुरुआत की थी कि ये जर्नलिस्ट नहीं है, नहीं, और ऐसे लोग जो हैं वो हमारी जो फ्रेटर्निटी है इसके ऊपर इतना बड़ा धब्बा लगातार लगाते रहते हैं। एक चीज में मयूर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके जरिए और आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं। गुजराती टेलीविजन पत्रकारिता ने गुजराती पत्रकारिता को खोखला कर दिया। बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपसे, बिल्कुल सहमत। 20-25 हजार की पगार वाले पत्रकार या तो किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं करप्शन विद द ब्यूरोक्रेट्स, करप्शन विद द ऑफिशियल्स, करप्शन विद द मिनिस्टर्स के गेम में इन्वॉल्व है। अगर आपकी पगार 50,000 हो महीने की, 6 लाख आपके साल की पगार हो, तो आप 56 लाख का फ्लैट कैसे ले सकते? आप 24 लाख की गाड़ी कैसे घुमा सकते? भाई साहब, कुछ लोगों की नहीं, एसेट अगेंस्ट इनकम। मुझे लगता है कोर्ट्स को भी स्वायत्त संज्ञान लेना चाहिए इसे। ऐसे पत्रकारों की आप वेल्थ जो है वो एक्सेस करवाइए, क्योंकि ये मयूर सबसे बड़ा करप्शन है। ये लोग कैश में पैसा लेते हैं। यहाँ पे राजकोट में खास करके गुजराती टेलीविजन के जो पत्रकार है, गन के लाइसेंस दिलाते हैं, कैश में पैसा लेते हैं। जब कोई कैश में पैसा एक्सचेंज करता है ना, वो तो हमारी और आपकी हिस्से की नोट्स ले जाता है, क्योंकि सरकार को इतनी नोट प्रिंट करनी पड़ती है। वो एक तरीके से इन्फ्लेशन का रेट बढ़ाते हैं, और इसी नोट्स के जरिए वो लोग ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते अपने घर के बाहर एसी लगवाते हैं। बराबर है? तो वो लोग क्लाइमेट चेंज में भी एक तरीके से बहुत ही बड़ा योगदान कर रहे हैं। और जो रास्ते पे बैठा गरीब है, या वो सड़कों पे जो टीआरबी का जवान पसीने से तरबतर 47-50 डिग्री में काम करता है, उसके हिस्से का खा जाते हैं लोग। इससे बड़े इकोनॉमिक टेररिस्ट कोई हो ही नहीं सकते मेरी दृष्टि से। मत कीजिए पत्रकारिता, आपको अगर नहीं परवड़ती है तो निकल जाइए यहाँ से, लेकिन ये पूरे की पूरी व्यवस्था को करप्ट मत कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैंने देखी पिछले रीजनल गुजराती टेलीविजन हैज most of the Gujarati journalism. True. Agreed with you. And have defamed the Gujarati journalists. और इसकी जो गंगोत्री है ना, वो गुजरात में नहीं है, वो गुजरात बाहर के लोग हैं जिन्होंने ये किया। इसके इंजीनियर जो है वो गुजरात बाहर के लोग, वो गुजरात के भी नहीं।
और उसमें जोड़ना चाहता हूं एक बात, मैंने 1.5 दशक पिछला जो है वो बहुत ही खोखला होती हुई इस पत्रकारिता को देखा। एक लड़का एक चैनल में जुड़ा ताजा ताजा कॉपी एडिटर के तौर पे, मुझे उसको मतलब कोई हिचक भी नहीं है, मुझे लंच टाइम पे मिला, 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मुझे कहा कि मयूर भाई एक आपसे गाइडेंस चाहिए। मैंने कहा बोलिए भाई क्या गाइडेंस चाहिए। मैंने कहा अब फ्रेश लड़का है, कुछ काम को लेकर पूछ रहा होगा। बोले मुझे जो है ना बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर का काम करना है, मेरे गांव में एक रोड का टेंडर निकला हुआ है, मैं तो आया हूं यहाँ इसलिए क्योंकि मुझे वो टेंडर मिल जाए, तो बताओ ना कैसे होता है, आप तो इतने सीनियर हो। मैंने कहा भाई मैं अपने घर की छत ठीक नहीं करवा पा रहा हूं, मैं तुमको टेंडर के बारे में क्या बता पाऊंगा। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार तुम इसलिए आए हो इस फील्ड में। बोले हाँ सर, यहाँ बोले आई कार्ड आ जाएगा तो एक्सेस जो है वो काफी इजी हो जाएगा, तो और काम जो है कमाई के हम कर सकते। अरे ही वाज वेरी इनोसेंटली क्लियर। मैंने कहा कि यार ऐसे इसलिए तो होते हैं पत्रकारिता, और लोग क्यों आते हैं करने के लिए। मैंने कहा यार ये गजब है। फिर समझ में आया कि लोग पत्रकारिता में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में वो गन की जगह पे वो माइक आईडी आ जाए, बूम, वो एक आई कार्ड आ जाए, और फिर वो जो है नौकरी में तनख्वाह जितनी भी हो चाहे, लेकिन कहीं से भी जो है पैसे उसेड़ लो बस। तो ये हो हाल चला है। तो हम लोगों से, पत्रकार से तो ये कहना चाहते हैं कि ये धंधा छोड़ दीजिए, बहुत खराब हालत होने वाली है। दूसरी बात, जो लोग हैं नहीं, जो और एक चीज हुई है, और एक चीज हुई है पिछले दिनों में, और एक चीज हुई है जो मुझे मुझे समझ में आया कि क्या हो रहा है। देखिए, पॉलिटिकली सिचुएशन कब वोलेटाइल हो, कहां पे हो, हमको पता नहीं है, कौन सा पक्ष कहां पे सत्ता में आ जाएगी। लेकिन एक बहुत ही सोची समझी इंजीनियरिंग की जा रही, क्या की जा रही है मैं आपको बताऊं। कोई काम लेके जाता है ना कहीं पे भी, कोई सरकारी अफसर में या सरकारी ऑफिस में या कहीं पे, उनको कहा जाता है कि इस व्यक्ति के जरिए आइए, और वो व्यक्ति कोई ना कोई पत्रकार होता है। वो पत्रकार होता है। पत्रकार को पार्टनर इन क्राइम बनाया जाता है, ताकि वो अगर कल को ये मुद्दे बाहर आते हैं, कोई दूसरा लेके आता है, तो यही बंदा होता है जो उसके ऊपर पानी छिड़कने की कोशिश करेगा। नॉट ओनली दैट, क्योंकि ये क्राइम इन पार्टनर है, अगर मान लीजिए कल को कोई सत्ता परिवर्तन या कुछ आया, तो वो बंदा उसका उपयोग इनके फेवर में लिखना शुरू होगा, वो सत्ता के खिलाफ जाएगा और इनके फेवर में लिखेगा। तो ये पत्रकारिता नहीं है मयूर, ये पूरी की पूरी इंजीनियरिंग की जा रही है पत्रकारिता की पूरी व्यवस्था की। और इसके जिस तरीके से मैंने जो किस्से सुने हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले। मैंने भी सुने हैं। आई थिंक ऐसे लोगों को अपने आप स्वयं संज्ञान लेना पड़ेगा कि भाई साहब संभल जाइए, देर नहीं लगेगी आपको। आपका मतलब ये जब जेल में जाते हो ना तो पता चलता है परिवार की क्या बर्बादी होती है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े बीवी बराबर है, और बीवी कह देती है कि मुझे तो पता ही नहीं, ये तो मेरे हस्बैंड किया करते थे सब। हस्बैंड जाता है फिर जेल में। तो आप बॉस ये समझिए, ये क्या इंसानियत है मयूर, कि आप क्राइम भी कर रहे हैं, वो भी अपने बीवी और अपने पिताजी के नाम पे कर रहे हैं, गलत एक्टिविटी भी कर रहे हैं, मतलब जिगरा भी नहीं है गलत करने का, गलत करने का जिगरा भी नहीं है। तो ये क्या पत्रकारिता करेंगे भाई, जब गलत करने का भी जिगरा नहीं है खुद में, तो ये क्या पत्रकारिता करेंगे। बात सही। आई थिंक अ टाइम हैज कम, इन लोगों को संभलने की जरूरत है, क्योंकि मुझे डाउट है अभी तो कि मैं बहुत दिनों से जिस तरीके से पूरा नेक्सस तो जो हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत ही डिस्कनेक्ट कर दिया है। मैं राजकोट आके काम इसलिए करता हूँ कि मेरा घर यहाँ पे, तो मुझे वो घर के 2 खर्च मुझे मैनेज नहीं हो पाते मेरे लिए अलग अलग रह के। तो क्योंकि जब मेरी नौकरी थी तब बात अलग थी, लेकिन अभी जो फिलहाल इनकम बेस में मैं खड़ा हूँ वहां पे मुझे आई कैन नॉट अफोर्ड टू एक्सपेंडिचर, तो मैं यहाँ पे आके काम करता हूँ। लेकिन अपने आप को मैंने पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को जर्नलिज्म करना ही नहीं। यहाँ पे सेलिब्रेटेड वो लोग हैं जो ऐसी बातें करते कि गौतम हमारी ऑफिस पे आके चाय पी के गए। गौतम क्या तुम्हारे साथ पढ़ता था? और लगता है कि वो भाई साहब ये तो बहुत बड़े पत्रकार है। अरे भाई साहब 10-15 साल पहले आप खंबे पे चढ़ के वो हैंडी कैम होता था VHS वाला, बोले कि आप शूट करते थे, भूल गए क्या? अपनी औकात में तो रहिए। ठीक है आप पत्रकारिता कीजिए, गलत किया है कीजिए कंपनी के खिलाफ, कोई ना नहीं बोलता है, लेकिन ये स्टेटमेंट्स मारना, आई थिंक कितना मूर्खता भरा ये स्टेटमेंट है। और जब मेरे जैसा बोल देता है कि वो हिंडनबर्ग की ऑफिस में नहीं गए, तेरी ऑफिस में क्या आएगा बॉस। सही।
इसने सही इसका है, उतना नुकसान कर दिया। आई एम नॉट टेकिंग, किसी की बिल्कुल। साइड नहीं ले रहा हूं, बट ऐसे पत्रकारों को ऐसा ही जवाब देना पड़ता है। पर ये अब कर, पत्रकार नहीं है, ये कैमरामैन में से बने पत्रकार, तो इनको पत्रकारिता क्या ये समझ ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो ये बहुत जरूरी था बात करना, हमने कर दी। हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग और योर मुझे थॉट्स। लगता है मयूर, हमको नजर रख मुझे मुझे लगता है मयूर, हमको इस केस के ऊपर इसलिए नजर रखनी पड़ेगी कि जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आएंगे, मुझे लगता है हमको चर्चा करनी पड़ेगी। भले हमको कोई कोर्ट के बिल्कुल, मैटर को या मीडिया ट्रायल नहीं करनी, लेकिन जो जो बिल्कुल, चीजें, ये सबसे बड़ी चीज क्या हुई है मयूर, इसमें समझना ये पड़ेगा, इसमें अभी तक ना ही क्राइम ब्रांच की तरफ से कोई ब्रीफिंग हुआ है, प्रेस नोट आए है समझ लो, ना ही डीजीजीआई की तरफ से कोई ब्रीफिंग हुआ है, ना ही ईडी की तरफ से कोई ब्रीफिंग हुआ है, ना ही इनकम टैक्स की तरफ से कोई ब्रीफिंग मीडिया को हुआ है कि ये मामला क्या है, और तब तक ये सब जुडाइज हो चुका है। तो मुझे लगता है हमको वेट करना पड़ेगा क्या क्या चीजें आती है। चार्जशीट हमको जब दायर होगी तो पढ़नी पड़ेगी कि चार्जशीट में क्या क्या है, क्योंकि चार्जशीट में पूरी पूरी अगर मान लीजिए बिल्कुल सही टैक्स बात। एक्सचेंज हुए हैं या ब्यूरोक्रेट्स के नाम है, ये सब आएगा। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ आ रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट लास्ट 16 अक्टूबर को जो मैंने पढ़ी, उसके बाद की जो बात आ रही है, मैं तो मुझे जो सुनने मिल रहा है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स लॉबिंग कर रहे हैं इसको दूध में से मक्खी की तरह निकालने की। अब ये कितने सक्सेसफुल होते हैं ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये क्योंकि ये पत्रकार डाउट तो जो ये रहेगा ना। चीज हम बता दें, ये जो चीजें हो रही है बिल्कुल, ना, ये इसने कोई ऐसी आज तक स्टोरी नहीं की जो सरकार को हिला दे या सरकार गिरा दे, समझ लो आप। इसने ना बिल्कुल, कोई ऐसी स्टोरी प्रो पब्लिक की है जो पब्लिक के बेनिफिट में काम आई हो कहीं पे भी। ये बिल्कुल, ट्विटर सवाल करता रहता है, एस जयशंकर क्यों मुद्दा नहीं उठाते डायमंड एक्सपोर्ट का, तो मुझे लगता है ये तो किसी ने उसको, सूरत वाले किसी डायमंड लॉबी वालों ने दिया होगा कि भाई ये तू लिख ले, तो इसने लिख दिया लिया होगा, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि सूरत में आप जाइए, ये रोते हैं लोग कि क्योंकि नेचुरल डायमंड्स का जो इंपोर्ट था रफ स्टोन्स का, वो रोजी ब्लू करके कंपनी है जिसका 70% होल्ड है, तो अभी नहीं आ रहा है क्योंकि सैंक्शन लगे हुए वहां पे। तो किसी ने दिया बिल्कुल। होगा, बोल ले, पूछ ले, तो इसने पूछ लिया कि ये क्यों नहीं पूछ रहा है, इसमें कौन सी पत्रकारिता की। नहीं, नहीं, सत्ता से कौन सवाल नहीं आज तक करता, नहीं देखा सत्ता से मैंने। आप भी सवाल करते हो, मैं भी करता हूँ, हर कोई करता है, तो इसमें क्या पत्रकारिता हो गई। एंड रिजल्ट क्या है, तो पब्लिक को भी समझना पड़ेगा कि कटार लेखक, वक्ता और पत्रकार और ऐसे इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं, इनका आप एक पूरा का पूरा इनके बीच की जो एक बहुत ही महीन जो फासला है वो समझने की कोशिश कीजिए। ये पत्रकार नहीं है, इन्होंने आज तक कोई इन्वेस्टिगेटिव ऐसी रिपोर्ट नहीं की है, इन्होंने आज तक कभी सरकार को एक साल पहले नहीं, नहीं, वार्न कभी नहीं किया है कि ये होने वाला है, आप कभी नहीं, प्लीज एक्शन लीजिए। कभी नहीं। तो कौन से पत्रकार, कहाँ के पत्रकार भाई साहब। सही और बात, टाइम्स ऑफ बिल्कुल इंडिया की जो लास्ट रिपोर्ट है अक्टूबर 16 की, वो तो क्लियरली बोलती है कि तो दलाल थे इंफॉर्मेशन के, ये पत्रकार नहीं थे, एज सिंपल एज दैट। एज सिंपल एज इट इज, बिल्कुल, बात सही है। नजर नजर बनाए रखेंगे भाई, इसमें जो भी फॉलोअप होगा हम लोग बात करते रहेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू हिमांशु, बिल्कुल थैंक यू वेरी करते मच। रहेंगे भाई। थैंक यू, थैंक यू। आभार आपके दर्शकों का, मयूर जानी ऑफिशियल का, और आपका थैंक यू। तो दोस्तों, अब ये देखना होगा, जैसे हिमांशु कह रहे थे, मैं भी इस चीज को गौर से देखने वाला हूं कि अब क्योंकि बाबू लोगों के साथ इनका उतना बैठना, भैया इंफॉर्मेशन लेना, कॉर्पोरेट को देना, विपक्ष को दे देना, ये सब काम महेश लांगा किया करते थे। तो भी इनको अब बहुत सारे लोगों की जो पूंछ है वो दब जाएगी ना इनके पकड़े जाने से, कॉर्पोरेट्स की भी जो है वो पूंछ दब जाएगी। तो अब उनको छुड़ाने के लिए भी बहुत सारी जो है कोशिशें होंगी, हो रही होंगी, अभी भी हो रही होगी। तो जब चार्जशीट फ्रेम होगी, तो ये जिसको रिमांड पे लिया गया था 10 दिन के, जिसका नाम महेश लांगा है, क्या उसमें वो कहीं ना कहीं उनको रियायत मिल जाएगी, क्योंकि भाई राज तो उनके पास बहुत सारे दफन है, या फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो है जो दूध है वो दूध, और पानी जो है उसको पानी करार दिया जाएगा चार्जशीट में। ये देखना बहुत जरूरी होगा, हम उस पर नजर बनाए रखेंगे। लेकिन आपसे ये है विनती कि एक ये पत्रकार नहीं, ये हो भी नहीं सकता। और ऐसे जितने भी हैं जो कि इंफॉर्मेशन ट्रेडर है, हिमांशु कह रहा था, मैं उसको साफ शब्दों में दलाल कहता हूँ। दलाल कोई खराब शब्द नहीं है, दलाली जो है वो धंधा है भाई, वो लोग ब्रोकरिंग, ये ब्रोकर का काम करते हैं, है ना, जमीन का, मकान का, प्रॉपर्टीज का, शेयर मार्केट में ब्रोकरिंग होती है।
वो जो है वो लीगल बिजनेस है। ये जो है वो वाला दलाल है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, आप समझिए, इसमें ज्यादा बोलूंगा नहीं। तो वो पत्रकार नहीं होते, है ना, ये हम जरूर से मानते हैं। बस ये कहना था, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो पर, थोड़ी दिल की भड़ास भी थी हम लोगों की, और हमको बहुत सारे फोन आए, हमको जवाब देना पड़ा। हमारा इससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन जवाब हमको देना पड़ेगा। ये कौन है इतना बड़ा पत्रकार? फिर कौन बड़ा पत्रकार? ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि चापलूसी करते करते बड़े लोगों की सलवार पकड़ते पकड़ते कहीं न कहीं बड़े पदों पर, बड़े अखबारों में काम करता रहा, है ना, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू। तो लगता है कि बड़ा पत्रकार है नहीं वो। मैंने कहा ना, वो हिमांशु कहता है वो इन्फॉर्मेशन ट्रेडर है, मैं कहता हूँ वो उस तरह का दलाल। तो ये बताना बहुत जरूरी था, खबर बने, इस खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। अब ये बातचीत आपको कैसी लगी, आप थोड़ा हमको लिख के बताइए। मुझे पता है हिमांशु का जो वीडियो है उसमें थोड़ा बहुत वो क्रोमा में था, तो उसमें आपको थोड़ा तकलीफ हो सकता है, आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमने जो बातचीत की है वो सुनने और समझने के लायक है, तो उस पर आप फोकस कीजिएगा, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक कीजिए इसको, इसकी जो लिंक है उसको शेयर कीजिए, और ये जो आपका चैनल है इसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है, इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।